गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आदिवासी दीपू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का भाग 4। भाग 3 तक हम पढ़ चुके हैं, इसका चौथा भाग है। जब हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से जो घुमतू कृषक थे उनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल एक जगह बांध दिया गया और उनसे क्या की जाती थी, कई बार लकड़ियों को कटवाने के लिए मजदूरी भी की जाती थी। इन सब व्यवहारों को देखते हुए, अंग्रेजों के सारे व्यवहार देखते हुए ये जो घुमतू कृषक थे इन्होंने क्या कर दिया, सत्याग्रह कर दिया। मतलब एक तरह से क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। देखो बच्चों, 1906 में सोबरम संगमा द्वारा असम में 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह का आंदोलन था। वन सत्याग्रह किया गया 1906 में किया गया और 1930 में किया गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, वन सत्याग्रह कर दिया, यानी एक तरह का आंदोलन छेड़ दिया। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो एक जगह बंद करके क्या करे, खेती करे। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं व्यापार की समस्या। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है व्यापार की समस्या। व्यापार की समस्या, ठीक है बच्चों। व्यापार की क्या समस्या थी? 19वीं शताब्दी के दौरान, 19वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों के में पाया गया, जनजातीय समूहों में, जनजातीय समूहों में पाया कि व्यापारी और महाजन, पाया कि व्यापारी वह महाजन, पहले भी हमने पढ़ा है, वो उनको क्या करते थे, ऋण देते थे और ज्यादा ब्याज वसूलते थे, ठीक है। व्यापारी व महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे, जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे, ठीक है। व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे और वे वन उपज खरीदने, और वे वन उपज खरीदने, मतलब जो वन से प्राप्त होती उपज वो खरीदने और नगद कर्जा देने, नगद कर्जा देने, मतलब उनको क्या दिया जाता था, नगद कर्जा भी दिया जाता था और साथ ही साथ उपज भी खरीदी जाती थी, नगद कर्जा देने। और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे, आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे, ठीक है, मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। और साथ ही साथ इन सारे बदलावों का असर पड़ने लगा, इन सारे बदलावों का असर पड़ने लगा, इन सारे बदलावों का असर पड़ने लगा, जो भी बदलाव आए उनका असर पड़ने लगा। और यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा, यह समझने में आदिवासियों को
समय लगा। ये सब चीजें समझने में आदिवासियों को क्या लगा, समय लगा कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वो क्या करते थे, व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे और वे वन उपज को खरीदने लगे, नगद कर्जा देने लगे और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। मतलब जब इनके ऊपर कर्जा ज्यादा होता था, ब्याज ज्यादा हो जाता था, तो वो क्या करवाते थे, मजदूरी करवाने लगे। इससे सारे बदलाव का असर पड़ने लगा और ये समझने आदिवासियों को समय लगा कि हमारे साथ ऐसा क्या किया जा रहा है, यानी उन्हें क्या बना दिया जा रहा है, एक तरह से मजदूर बना दिया जा रहा है। आगे इसमें देखेंगे, इसके लिए हम रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखेंगे कि रेशम उत्पादक जो रेशम बनाते थे, जो लोग रेशम का उत्पादन करते थे, उनके साथ भी क्या किया गया, उनकी स्थिति को हम देखेंगे इसको समझने के लिए। देखो बच्चों, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की 18वीं सदी में भारतीय रेशम की, जो भारत में रेशम बनता था, उसकी ज्यादा डिमांड होने लगी। क्या होने लगी, ज्यादा मात्रा में प्राप्ति होने लगी। भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। यूरोपीय बाजारों में क्या थी, भारी मांग थी और भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता अच्छी गुण वाली होती थी, तो अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। सबको आकर्षित करती थी। अच्छी गुणवत्ता क्या करती थी, सबको आकर्षित करती थी और सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात हो रही थी भारत से, क्या, रेशम, ठीक है, बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। जैसे जैसे मांग बढ़ने लगी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने क्या कहा कि इसके उत्पादन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, इसको अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाए, रेशम को उगाया जाए, यानी रेशम का उत्पादन किया जाए। इस वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास हजारीबाग के आसपास, हजारीबाग के आसपास जो क्या है, वर्तमान झारखंड में स्थित है, रहने वाले आदिवासी संथाल जाति, कौन सी जाति, संथाल रेशम के कीटों को पालते थे। रेशम के कीटों को पालते थे।
जो रेशम के कीट हुआ करते थे उनको क्या करते थे ये लोग, पालते थे। ठीक है, संथाल जाति के लोग, आदिवासी थे वो। और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर क्या करते थे, भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे। जो आदिवासी पालते थे ना संथाल जाति, उनको क्या देते थे, कर्ज। आदिवासियों को कर्ज देते थे, कर्ज देते थे। तो एजेंटों को बेच करके आदिवासियों को क्या किया जाता था, कर्ज दिया जाता था, कर्ज देते थे और उनसे कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। और 1000 जो कृमि कोष होते थे ना, मतलब जिनसे भी क्या रेशम के कीट होते थे जो रेशम बनाते थे, उनके लिए उनको सिर्फ 3-4 रुपए ही दिए जाते थे। तो ये राशि क्या थी, बहुत कम थी। मतलब 1000 कीटों को उन्होंने पाला और राशि क्या मिली उनको, सिर्फ 3-4 रुपए। ठीक है, और वो उनको क्या बोलते, कर्जा देते थे एक तरह से, तो उनको चुकाना भी पड़ता था। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गाया बेच दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत में बेचा जाता था। मतलब आदिवासियों से तो 3-4 रुपए में खरीद लेते थे। ठीक है, और उसके बाद में उनको दूसरी जगह बेच दिया जाता था, जिनसे उनको बहुत ज्यादा, यानी 5 गुना मुनाफा कमाते थे। इस तरह से वो आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच की कड़ी का काम, निर्यातकों तथा रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का कार्य कड़ी मतलब जोड़ने वाले, कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को वाले, जो बिचौलिए होते थे जिनको कि दलाल कहा जाता था, बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। मुनाफा जमकर क्या होता था, मुनाफा होता था। जो बिचौलिए होते थे उनको, ठीक है, कड़ी का काम करते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। रेशम उत्पादकों को बहुत कम मुनाफा मिलता था। जो रेशम उत्पादक हुआ करते थे उनको क्या किया जाता था, बहुत कम मुनाफा दिया जाता था, बहुत कम मुनाफा मिलता था। और स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों का अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। क्योंकि क्या होता था, रेशम का उत्पादन तो करते थे बेचारे आदिवासी, और मुनाफा कौन ले जाते थे, बिचौलिया और व्यापारी। इसलिए क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, इनमें विद्रोह पैदा हो गया था, दुश्मन मानने लगे थे व्यापारियों को। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो आता है काम की तलाश। व्यापार की समस्या समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है काम की तलाश। काम की तलाश, ठीक है, आदिवासियों के लिए ये काम की
काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासी, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासी, घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। और भी खराब थी। जो घर से दूर जाते थे आदिवासी, उनकी दशा क्या थी बच्चों? और भी खराब थी। और 19वीं सदी के आखिर में ही 19वीं सदी के आखिर में क्या होने लगा? 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे थे। चाय बागान फैलने लगे थे। जो चाय के बागान थे वो फैलने लगे थे, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में चाय उगाई जाने लग गई थी। ठीक है, तो चाय के बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। खनन उद्योग भी, यानी इससे खनिज निकाला जाता है, तो खनन उद्योग भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। ठीक है, जो खनन उद्योग था वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, इससे ही खोज करके खनिजों को निकाला जाता था। असम के चाय के बागानों और असम के चाय के बागानों और क्या? चाय के बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में भारी मात्रा में आदिवासियों को भर्ती किया गया। आदिवासियों को भर्ती किया गया। ठीक है बच्चों, तो क्या होता था कि क्या जो दूर जाते थे काम की तलाश में आदिवासी, उनकी स्थिति और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम में चाय के बागान और झारखंड की कोयला खदानों में भारी मात्रा में आदिवासियों की भर्ती को किया गया, ताकि आदिवासी क्या कर सके, यहाँ पर कार्य कर सके। ठीक है, इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। जो ठेकेदार होते थे वो इनको क्या करते थे? भर्ती करते थे। और ये ठेकेदार ने केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। मतलब उनको एक तरह से बंधुआ मजदूर बना लिया था कि वो क्या करेंगे? वापस घर भी नहीं जाएंगे, वहाँ काम भी करेंगे और उनको वेतन भी क्या दिया जाता था? बहुत कम दिया जाता था। तो इसलिए काम की जो तलाश करते थे आदिवासी, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है नजदीक से देखने पर। नजदीक से देखने पर, अगर हम नजदीक से देखें तो हमें इसकी स्थिति को समझ में आ जाएगी।
19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 19वीं 20वीं शताब्दियों के दौरान, ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में देश के विभिन्न भागों में देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने उन्नीसवीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, ठीक है, उनका जो व्यवहार होता था उस पर पाबंदियां लगा दी गई थी। अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, एक तो व्यवहार पर लग गई पाबंदी और बदलते कानून बदल गए, ठीक है। नए करों और व्यापारियों, नए करों और व्यापारियों, महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ, महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की, मतलब कई बार उन्होंने कहा कि हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे, ठीक है। और 1831 से 32 में क्या हुआ, कोल आदिवासियों ने 1831 से 1832 में कोल आदिवासी, नाम जनजाति का नाम है बेटा, कोल आदिवासियों ने, अब कौन कौन से करेगा आपको बताएंगे, बगावत। कोल आदिवासियों ने 1855 में संथालों ने बगावत की, ठीक है। कोल ने की 31-32 में, 55 में की संथालों ने। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, 10 में हुआ, ठीक है। ये भी आदिवासियों द्वारा ही किया गया था, 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ, वर्ली विद्रोह हुआ, ठीक है। वर्ली का विद्रोह हुआ। और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा नाम का जो व्यक्ति था ना, हमने शुरू में जिसकी कथा सुनी थी, ठीक है, वो इसी तरह का व्यक्ति था जिसने कि क्या किया था, विद्रोह किया था। तो जब हम इसको नजदीक से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या, कि नजदीक से देखने पर 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न
विभागों में जनजातीय समूह में बदलते कानूनों और व्यवहार पर लगी पाबंदी और नए करों और व्यापारियों और महाजनों के द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। और ये जो बगावत थी वो क्या थी, 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने की और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ, वर्ली विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था, बिरसा ने किया। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लिए और ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करें जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। मतलब बिरसा ने क्या कहा कि आप ऐसा संकल्प लो कि हम क्या कर सके, एक नए स्वर्ण युग की स्थापना कर सके। और जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे तो तटबंध बनाते थे, कुदरती जड़ों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती भी करते थे। ये उनका क्या था, काल्पनिक युग था। क्या था, काल्पनिक युग था। ठीक है। और वे मुंडा अपने रिश्तेदार खून नहीं पाते थे और वे ईमानदारी से जीवन जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक करके रहें और खेतों में काम करें। बिरसा ये चाहता था कि जो एक स्वर्ण युग हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा हो, वहाँ पर आदिवासी अपनी खेती करें, एक जगह टिक करके कार्य करें और स्थायी रूप से वहाँ पर रहने लग जाए। तो बिरसा एक स्वर्ण युग की कल्पना इस प्रकार से करता है। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों और मुंडाओं की सारी समस्याओं का कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां अपनी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूवासी महाजन जमीन छीनते जा रहे थे, किसकी, आदिवासियों की। जो व्यापारी और महाजन थे वो क्या करते जा रहे थे, आदिवासियों की जमीन लेते जा रहे थे, अपने कब्जे में करते जा रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिए। दंगे फसाद के आरोप में उसको सजा दे दी गई। ठीक है, उसको दंगे फसाद के आरोप में क्या दे दी गई, सजा दे दी गई और 2 साल की सजा सुनाई गई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमे और उन्होंने कई, यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साम्राज्य की स्थापना के लिए यूरोपियन दिक्कू को तबाह कर देंगे। उसने क्या कहा, आप दिक्कुओं को क्या कर देंगे, तबाह कर देंगे। दिक्कू उसने किसे कहा है, ब्रिटिश शासकों को दिक्कू कहा है। उसने क्या कहा, जब वो 2 साल बाद जेल से आया उसने गांव-गांव जाकर के आदिवासियों को इकट्ठा किया और उसने यह कहा कि हम दिक्कुओं को, यानी कि ब्रिटिश से, अंग्रेज से, उनको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ये आदिवासियों का क्या था बच्चों, आंदोलन था। ठीक है। और महाजनों और संपत्तियों का धावा खोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा ने क्या फहराया था, सफेद झंडा फहराया था, वो उसके राज्य का प्रतीक था। उसने व्यापारी और महाजनों की संपत्ति अपने अधिकार में ले ली थी। किसने, बिरसा ने। जो हम बिरसा के बारे में पढ़ रहे थे ना कि बिरसा ऐसा व्यक्ति था, उसको एक चमत्कारी व्यक्ति माना गया था। किसने माना, आदिवासियों ने। आदिवासियों ने उसको चमत्कारी व्यक्ति माना था क्योंकि वो क्या कर रहा था, अंग्रेजों का विद्रोह कर रहा था। सन 1900 में बिरसा की हैजे में मृत्यु हो गई और आंदोलन पूरा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मार्गों में मृत्यु का। पहला था औपनिवेशिक जो थे, कौन, अंग्रेज। 2 मामलों में सबसे अच्छा था, एक तो जो थे औपनिवेशिक थे, सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकते थे। पहला तो ये करा कि जो दिक्कू है, जो अंग्रेज है, वो क्या नहीं कर सकेंगे, आसानी से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। पहला तो ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि जो उनसे मजबूरन वो करवाई जाती थी, जो दिक्कू थे आदिवासियों की कब्जा नहीं। दूसरा इनके एक बार इसमें जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने आदिवासी सक्षम है। उन्होंने ये भी दर्शा दिया कि आदिवासी किस तरह से दिक्कुओं से लड़ सकते हैं। दिक्कू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने क्या कर लिया था, आपस में आदिवासियों को एकजुट कर लिया था और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। उनकी किसी भी प्रकार से मजदूरी नहीं करना चाहते थे। उनका मानना ये था कि हमें क्या करना है, अंग्रेजों के, यानी जो दिक्कू है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और एक नए स्वर्ण युग की कल्पना, यानी जो उन्होंने की थी, एक नया युग उनको प्राप्त हो, वो उनको प्राप्त हो गया और उन्होंने दिक्कुओं का क्या किया, डट करके सामना किया। अपनी खास रस्मों और संरक्षित प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम भी दिया। उन्होंने जो उनकी खास रस्में थी उनको भी निभाया
और इसको क्या दिया, अंजाम दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने चारों वीडियो में आदिवासी डिपू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में पढ़ा, किस तरह से आदिवासियों ने अपनी परंपराओं को बनाए रखा और अंग्रेजों से लोहा लिया। ठीक है बच्चों, ये चारों आपको वीडियो पढ़ने हैं, पढ़ के आपकी जो भी समस्या है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको होमवर्क व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, इसका कार्य करना आपको। धन्यवाद।